अभय जब अपने कमरे में आया तो उसने देखा मौली उसके बेड पर बैठी पढ़ाई कर रही थी। उसे देखते ही अभय बोला, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें यहाँ कौन लाया? मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानता। मौली भी तुनक कर बोली, मैं भी तुम्हें अपना पति नहीं मानती। फिर अभय बोला, फिर यहाँ क्यों आई हो? तो मौली मुंह बनाते हुए बोली, मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ आने का। वो तो दीदी और जीजा जी मुझे यहाँ ज़बरदस्ती लाए हैं। अभय बोला, ठीक ले आए, मगर मैं तुम्हें अपने कमरे में नहीं रहने दूंगा। जाओ यहाँ से, अपनी दीदी के कमरे में जाकर रहो। शोर की आवाज़ सुनकर सारे घर वाले इकट्ठा हो गए। अभय के पापा बोले, क्यों शोर कर रहा है? मौली तुम्हारी ब्याहता पत्नी है, ये यहीं इसी कमरे में रहेगी। तुम्हें इसके साथ नहीं रहना तो तुम घर छोड़कर जा सकते हो। पापा की डांट सुनकर अभय चुप हो गया। अभय का बड़ा भाई कार्तिक बोला, मौली की एमए फाइनल ईयर की परीक्षाएं आने वाली हैं तो वहाँ गांव में रहकर पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आया। अब चुपचाप अपनी पढ़ाई करो और इसे भी करने दो। अभय की माँ निर्मला जी बोली, तुम दोनों के लड़ने से अब कुछ नहीं होगा। पति पत्नी का रिश्ता तो 7 जन्मों का बंधन होता है। जिस दिन तुम्हारे फेरे हुए थे उसी दिन से तुम दोनों पति पत्नी के एक पवित्र रिश्ते में बंध चुके हो। इसलिए बचपना छोड़ो और रिश्ता निभाने की सोचो। अभय बोला, आप लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, मैं इस रिश्ते को नहीं मानता। मैं कभी भी इसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूँगा। जब इसके साथ मेरी शादी हुई थी तब मैं ना समझ था। अगर मैं पुलिस के पास चला गया तो आप लोगों के लिए ही समस्या खड़ी हो जाएगी। तभी अभय के पापा बोले, बेटा आजकल शादियां करना कितना महंगा हो गया है। तुझे क्या मालूम, हर मजबूर बाप इन खर्चों से बचने के लिए एक ही मंडप में अपने सभी बच्चों की शादी कर देना चाहता है। फिर मैंने ये किया तो क्या गलत किया? तुझे ज़्यादा कानून आता है तो एक काम कर, अभी मेरे घर से बाहर निकल। ये घर मेरी अर्जित की हुई संपत्ति है। इसमें मैं उसी को रहने दूंगा जो मेरा कहना मानेगा। घर वाले अभय को समझाकर अपने अपने कमरे में चले गए। मौली की शादी 5 साल पहले हो गई थी, जब अभय 20 साल का था और मौली 18 साल की। बड़े भाई की शादी के साथ ही छोटे भाई की शादी कर दी गई थी। मौली शादी के बाद सिर्फ एक रात के लिए ही ससुराल आई थी। उस रात दोनों को एक कमरे में नहीं रखा गया था, क्योंकि अभी उनका गौना होना बाकी था। फेरों के समय ही दोनों आपस में लड़ पड़े थे। बड़ी मुश्किल से दोनों को समझाकर पूरे फेरे करवाए गए थे। शादी के बाद जब भी दोनों का आमना सामना होता तो दोनों लड़ते ही रहते थे। अभय को तो मौली का नाम भी अच्छा नहीं लगता था। इधर घर वालों ने अचानक उसका गौना कर दिया। मौली तो बिल्कुल डरी डरी सी थी, मगर उसकी बड़ी बहन ने उसे समझाया कि मैं हूँ ना, सब ठीक कर दूंगी। वैसे भी लड़कियां ज़्यादा विरोध नहीं कर पाती हैं। अब न चाहते हुए भी दोनों को एक ही कमरे में रहना था। घर छोड़कर जाने की हिम्मत दोनों में से किसी के पास नहीं थी। फिर दोनों ने कमरे को 2 भागों में बांट लिया। कमरे के सामान को भी बांट लिया। बेड के भी 2 हिस्से कर दिए। आधे पर मौली सोती थी और आधे पर अभय। अभय तो गांव की लड़कियों को जरा भी पसंद नहीं करता था। उसे तो शहर की मॉडल लड़कियां पसंद थीं, जो टाइट जीन्स पहनती हों, स्कर्ट टॉप पहनती हों, 2 चोटियों की जगह खुले बाल रखती हों,
उधर मौली पढ़ाई कर रही थी, इस कारण उसे घर के काम नहीं करने पड़ते थे। बड़ी बहन ने भी उसे पढ़ने के लिए घर के कामों से फ्री करके रखा था, लेकिन फिर भी मौली को अपने कमरे का काम खुद ही करना पड़ता था। कमरे में झाड़ू पोछा करना, बिस्तर संभाल कर रखना, दोनों के कपड़े समेट कर अलमारी में रखना और भी छोटे मोटे काम करने पड़ते थे। अब है दिन भर बाहर ही रहता था। वो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा था। सुबह की कोचिंग के लिए घर से बाहर निकल जाता था। कोचिंग के बाद वो दोस्तों के घर पर रहकर ही उनके साथ तैयारी करता था, मगर रात को उसे घर पर आना ही पड़ता था। मौली का पहला पेपर था। अभय के पापा ने अभय से कहा, कल बहू का पहला पेपर है, उसे पेपर से पहले कॉलेज छोड़ना और पेपर के बाद वापस लाना तुम्हारा काम है। अगर इस काम में कोई शिकायत आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मौली की बहन ने मौली के लिए जीन्स और टॉप ला कर दिया था और कहा, तू इन्हीं कपड़ों में परीक्षा देने जाएगी। मौली ने जीवन में पहली बार ऐसे कपड़े पहने थे। इन कपड़ों में मौली को देखकर अभय तो आश्चर्यचकित ही रह गया। मौली के लंबे बाल और सुडौल शरीर पर जीन्स टॉप क्या गजब के लग रहे थे। अभय को लगा जैसे वो किसी बड़े शहर की लड़की हो। वो तो उसे देखता ही रह गया। जब वो मौली को बाइक पर बिठाकर कॉलेज ले गया तो मौली उससे एक फासला बनाकर बैठी थी। फिर जब अभय ने मौली को कॉलेज छोड़ा तो अभय को उसका वहीं एक दोस्त मिल गया। दोस्त बोला, क्या यार, तू तो कहता था तुम्हारी पत्नी सुंदर नहीं है, गांव की गंवार है, मगर ये तो बहुत सुंदर है। अभय अपने दोस्त से बोला, मैं तो मजाक कर रहा था। कहते हैं जब कोई अच्छा लगने लगता है तब उसकी हर अदा हर बात अच्छी लगने लगती है। अब उसे मौली हर कपड़ों में सुंदर लगने लगी थी, हर एंगल से सुंदर दिखने लगी। अब वो उसका थोड़ा थोड़ा ख्याल भी रखने लगा था। दूसरे दिन जब वो साड़ी बांधकर परीक्षा देने पहुंची तब भी अभय उसे साड़ी में भी निहारता रह गया। जब वो बाइक से उतरकर जाने लगी तो अभय बोला, सुनो, ये पेन ले लो, बहुत अच्छा लिखता है। मौली ने एक बार तो उसे पलट कर देखा, लेकिन वो बिना पेन लिए ही परीक्षा सेंटर में चली गई। अभय अपना सब मुंह लेकर उसे देखता रह गया। उसके लिए अभय बहुत सी दुकानों पर ढूंढकर इतना महंगा पेन खरीद कर लाया था, मगर फिर भी अभय ने सोचा कि उसकी नाराजगी भी जायज है। इतने दिनों से मैं उसकी अवहेलना जो कर रहा हूँ। फिर एक रात अभय बेड पर खींची गई लक्ष्मण रेखा को लांग गया। जानबूझकर अपने पैर मौली के हिस्से में जो बेड था उस पर करके सो गया। जब उसके पैर मौली के पैरों में टच हुआ तो मौली ने उसे जोरदार लात मारी। जब अभय को दर्द हुआ तो उसने वापस अपने पैर अपने पाले में खींच लिया। अब अभय को अपनी ही पत्नी को पटाने में पसीने आ रहे थे। अचानक से वो उसके दिलो दिमाग पर छा गई थी। उससे हर पल उसके ख्याल आने लगे थे। जब वो रात में पढ़कर सो जाती तब अभय उसे देखता रहता था, कम्बल उड़ा देता था। जब वो पढ़ते पढ़ते किताबों को सीने से लगाकर सो जाती तब वो किताबें उसके हाथों से अलग करके टेबल पर रख देता था। एक रात वो मौली के लिए चुपके से राजभोग लाया, क्योंकि वो जानता था राजभोग मौली की कमजोरी है, मगर मौली ने राजभोग खाने से ही मना कर दिया और बोली, जब हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है तो क्यों मेरे लिए ये सब करते हो। अभय बोला, मम्मी पापा ने कहा है ना, हम माने या ना माने,
मगर हम रहेंगे तो पति पत्नी ही। मौली बोली, परीक्षा खत्म होते ही मैं अपने घर चली जाऊंगी और जाते ही कोर्ट में तलाक के लिए अपील करूंगी, फिर रिश्ता खत्म हो जाएगा। अभय बोला, एक बात कहूँ? मौली बोली, अब क्या बताना बाकी रह गया, वो भी बता दो। तो अभय बोला, तुम्हें पत्नी ना मानना मेरा बचपना था। सच कहूँ तो मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मौली बोली, तुम भूल गए हो क्या? फेरे लेते समय क्या बोले थे कि इस गांव की गंवार से मुझे नहीं करनी शादी। अभय बोला, फेरों के वक्त तो तुम भी बोली थी कि मुझे भी इस लंगूर से नहीं करनी शादी। मौली बोली, पहले तुम बोले थे। मौली बोली, पहले तुम बोले थे, इसलिए मैंने भी बोल दिया था। फिर अभय बोला, जो कुछ भी मैंने उस दिन बोला उसके लिए माफ़ कर दो। वो बोली, मेरा कल आखिरी पेपर है, मुझे पहले पढ़ने दो, फालतू बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। अभय बेचारा चुपचाप सो गया। उसके सोते ही मौली बिल्ली की तरह वो सारे राजभोग चट कर गई। अगले दिन जब वो पेपर देकर उसके साथ वापस घर आई तो अभय बाहर नहीं गया, उसके आसपास ही घूमता रहा। दूसरे दिन मौली बोली, बस से चली जाऊं या बाइक से छोड़ने जाओगे? अभय उदास होकर बोला, फिर कब आओगी? मौली बोली, कभी नहीं। फिर वो नहाने चली गई। अभय मुंह लटकाए वहीं बैठा रहा। अब अभय का अंदर ही अंदर दिल टूटकर बिखरने लगा था। उसे लग रहा था जैसे सचमुच ही मौली से उसकी ये आखिरी मुलाकात है, उसके बाद शायद ही मिलना होगा। मौली ने नहा धोकर शादी का जोड़ा पहन लिया, फिर शीशे के सामने बैठकर श्रृंगार करने लगी। अभय कमरे से बाहर चला गया था। बाहर उसे भाभी दिखी तो अपनी भाभी से बोला, भाभी मौली को कहो ना आज ना जाए। भाभी बोली, जब पति उसे पत्नी मानने से ही इनकार कर रहा है तब वो कैसे रुके? अभय बोला, भाभी अब मैं बदल गया हूँ, मौली से अपने किए की माफ़ी भी मांग चुका हूँ। भाभी मुस्कुरा कर बोली, तब तो आप खुद ही उसे रोको देवर जी, वो आपके कहने पर ही रुकेगी। अभय मायूस होकर बोला, वो तो मेरी कोई बात ही नहीं मान रही। भाभी बोली, भाई वो आपकी पत्नी है तो नखरे तो करेगी ही, उसके नखरे उठाओ और प्यार से मनाओ। वो बेचारा अभय क्या जाने त्रिया चरित्र क्या होता है, उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। भाभी बोली, ठीक है आज मैं उसे रोक लेती हूँ, आप बाजार से ये पूजा का सामान ले आइए। अभय बाजार से सामान लेकर आया तो शाम हो गई। शाम को मौली और अभय ने जोड़े से देवी माँ की पूजा की। मौली शादी के जोड़े में भी बहुत सुंदर लग रही थी। अभय तो उससे नजरें ही नहीं हटा पा रहा था। फिर रात को भाभी खुद अभय को कमरे तक छोड़ने आई और बोली, मेरी बहन नाजुक है देवर जी, ख्याल रखिएगा। कमरे में प्रवेश करते ही अभय चौंक गया क्योंकि मौली दुल्हन बनी घूंघट में बेड पर बैठी थी। समझ गया आज मिलन की घड़ी आ गई है। वो शर्माता हुआ उसके पास पहुंचा, फिर घूंघट उठाता हुआ बोला, इतना क्यों तड़पाया? वो गर्दन झुकाए हुए बोली, आपकी अकड़ के कारण इतनी देर हुई, वरना मैं तो यहाँ आपके लिए ही आई थी। अभय बोला, मैं ही मूर्ख हूँ। वो बोली, मूर्ख नहीं बुद्धू हो। अभय बोला, क्या तुम मुझसे प्यार करने लगी हो? मौली बोली, मैं आपकी पत्नी हूँ, पत्नी से ये नहीं पूछा जाता कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो। शादी को 4 साल हो गए, मैं तो उसी दिन आपकी हो गई थी जिस दिन हमारे फेरे हुए थे।
मगर आप जब भी मेरे मायके आए अपनी अकड़ में ही रहे। आपकी अकड़ देखकर मैंने भी सोच लिया था कि आपके घर आकर ही आपकी सारी अकड़ निकाल लूँगी। बताओ आपकी अकड़ निकली या नहीं, या अभी भी बाकी है? अभय बोला, मेरी सारी अकड़ निकल गई। अब ये बताओ मुँह दिखाई क्या लोगी? मैं तो कुछ लाया ही नहीं। मौली बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझसे एक वादा करो कि आखिरी समय तक तुम मुझे यूं ही चाहोगे, मेरे सिवा किसी दूसरी औरत की तरफ नहीं देखोगे। जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी और सुंदर नहीं दिखूंगी, तब भी तुम मुझसे इतना ही प्यार करोगे, हमेशा मेरे आत्मसम्मान की कदर करोगे। मुझसे गलती होने पर मुझ पर सबके सामने गुस्सा नहीं करोगे, अकेले में मुझे प्यार से समझाओगे। फिर धड़कते हुए दो दिल आपस में मिलने लगे। शादीशुदा जीवन की एक अच्छी शुरुआत होने लगी। सारे गिले शिकवे दूर हो चुके थे। बस अब प्यार ही प्यार बचा था उनके जीवन में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रीचा वाइस।